हेलो एवरीवन, पीजेंट्स मूवमेंट देखेंगे। तो पार्ट 2 जो हमने इसका बनाया था ना, ठीक है, ये उसका सब पार्ट सेकंड वाला है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक के मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 18 चल रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने सेकंड लेक्चर में किया था ना, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह से आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का सब पार्ट है, सेकंड वाला। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो सूरत में हुआ था, ये गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ में ये पॉलिटिसाइजेशन था आफ्टर द कमिंग ऑफ द गांधीज ऑन द नेशनल पॉलिटिकल सीन। ठीक है, क्योंकि गांधी जी आ गए थे। एंड उसके बाद क्या होता है कि 1926 में जब अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं कि लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा कि 30%, मतलब 30% से अगर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ये डिसाइड किया गया गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तब इस मूवमेंट ने, बारडोली सत्याग्रह ने अपना जो है वो रूप सामने इसका आया। ठीक है, क्योंकि जो वर्कर्स थे वो ये नहीं देना चाहते थे इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और एक साथ ही साथ में बारडोली इंक्वायरी कमेटी भी सेटअप की इसी इशू में। तो ये याद रखेंगे, बारडोली इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई। जो ये वाली जो कमेटी थी ये यही देखती थी कि कैसे हम ये जो इंक्रीज़ हो रहा है राइस में, इसको कैसे डिक्रीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इस कमेटी के जो मतलब लीडर थे, जो लीड कर रहे थे, मतलब लीडर तो बहुत सारे थे लेकिन जो लीड कर रहे थे उसको, तो वो वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, इन्होंने ही इस मूवमेंट को पूरा लीड किया। और वुमेन ऑफ बारडोली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था। तो जो बारडोली सत्याग्रह में वुमेन्स जो थी प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उन्होंने सरदार जो है वो टाइटल दिया वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो ये वुमेन्स ऑफ बारडोली सत्याग्रह की जो वुमेन्स थी उन्होंने दिया था। तो ये आप बात ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पटेल के अंडर ये क्या हुआ, मतलब क्या क्या उन्होंने किया। तो जो बारडोली पीजेंट्स थे उनकी जो समस्याएं थी उन्होंने वो सुनी, और जो पेमेंट रिवाइज करने की बात की कि कितना देना चाहिए इन्होंने, ये सब बातें जो है इनके अंडर हुआ करती थी। और इन्होंने एक मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया था 13 छानवनीस और वर्कर्स कैंप जिसे बोला जाता है, तालुका के अंदर, यही सूरत के अंदर। और जो बारडोली सत्याग्रह पत्रिका भी जो है वो चलाई गई, जिसके अंदर ये सभी अपने ओपिनियंस दिया करते थे कि कितना राइज होना चाहिए रेवेन्यू में या नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने बात की कि एक और मूवमेंट जो है छोटा सा इसके अंदर चलाया जाता है, जिसके अंदर 13 वर्कर कैंप्स या फिर छावनीज जिसको बोला जाता है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। और साथ ही साथ में बारडोली सत्याग्रह पत्रिका, ठीक है, पत्रिका भी जो है वो शुरू की जाती है ओपिनियंस लेने के लिए। उसके बाद जो अपोज कर रहे होते हैं इस मूवमेंट को, दोज हु अपोज द मूवमेंट फेस द सोशल बाइकॉट। ठीक है, कुछ तो होते हैं कि ये जो सत्याग्रह मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्ट ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इसके मतलब उल्ट होते हैं, वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फिर उनको सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़ता है बाय द सोसाइटी। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट जो लीडर्स थे जैसे KM मुंशी लालजी नारायणजी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में से, किसको सपोर्ट करने के लिए, बारडोली सत्याग्रह को सपोर्ट करने के लिए। तो दो नाम यहाँ पे आए हैं, उनके बारे में भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो KM मुंशी और लालजी नारायण जी, तो इन दोनों ने जो है बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी रिज़ाइन कर दिया और पार्ट ले लिया बारडोली सत्याग्रह के अंदर। फिर अगस्त 1928 में जो मैसिव जो टेंशन होती है वो बिल्डअप हो जाती है इस एरिया में, और साथ ही साथ में रेलवे स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है बॉम्बे के अंदर। और गांधी जो है फिर बारडोली वहाँ पे पहुँचते हैं इस केस में, क्योंकि स्ट्राइक्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर गवर्नमेंट
को मतलब गवर्नमेंट सामने आती है और फिर वो विड्रॉ कर लेती है ये सब कुछ। एंड यहाँ पे एक कंडीशन रख दी जाती है कि कैसे हमें जो है वो रेंट को पेड करना चाहिए। तो उसके बाद जो कमेटी होती है वो ये जो हमने पढ़ी थी बडोली इंक्वायरी कमेटी, ये सब कुछ बताती है, होल अफेयर बताती है एंड कैसे रेवेन्यू को हाइक करना चाहिए तो ये बताती है। और रिकमेंड करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात याद रखनी है कि ये रिकमेंड करती है कि राइज होना चाहिए 6% का ओनली, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या रिकमेंड करती है, 6.03% का राइज जो है वो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग 1930 क्या होता है कि जो पीजेंट्स होते हैं वो भी एकदम से उनकी अवेकनिंग भी हो जाती है, क्योंकि वो भी ग्रेट डिप्रेशन से जो है वो गुजर रहे होते हैं इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि नो रेंट नो रिवेन्यू मूवमेंट जो है वो हम चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेंट एंड रिवेन्यू से ही ये बहुत सारा पैसा कमाया जा रहा था इनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हम कोई रेंट नहीं देंगे और कोई रिवेन्यू नहीं देंगे और ये मूवमेंट चलाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद 1932 में ये जो है वो एक एक्टिव फेज़ बन के सामने आ जाता है और न्यू एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ में काफ़ी सारी एनर्जीज यूथ जो है और पीजेंट्स जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने आती है, जिनके कारण ये फिर सारा मतलब अंग्रेज़ों को, गवर्नमेंट को ये मानना पड़ता है जो भी ये कमेटी कहती है। आई थिंक ये आपको होल सिनेरियो जो है बडोली सत्याग्रह का समझ में आ गया होगा। अगर क्विक रिवीजन में देखें तो एक बार देख लेते हैं। 1926 में गुजरात सूरत में ये हुआ था, 30% इंक्रीज्ड लैंड रिवेन्यू की बात की गई, आपको याद रखना है। लेकिन जो बडोली इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है वो रिकमेंड करती है 6% का इंक्रीज़ ओनली, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो इसको लीड कर रहे होते हैं और जो वहाँ की वुमेन्स होते हैं बडोली सत्याग्रह की, वो इनको टाइटल देती है सरदार का। उसके बाद 13 वर्कर्स कैंप भी, जिनको छावनीज बोला जाता है, वो भी जो है इस्टेब्लिश की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और बडोली सत्याग्रह पत्रिका भी जो है वो चलाई जाती है टू टेक द ओपिनियंस ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम द सोसाइटी। और जो भी इस बडोली सत्याग्रह को अपोज करता है उसको सोशल बाइकआउट का सामना करना पड़ता है। 2 नाम हमने पढ़े थे, KM मुंशी एंड लालजी नारंगी। इन्होंने भी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में से रिज़ाइन कर दिया था एंड जॉइन द बडोली सत्याग्रह। उसके बाद जैसे स्ट्राइक्स वगैरह शुरू हो जाती है तो गांधी जी भी वहाँ पे जाते हैं इन द केस ऑफ एमरजेंसी। फिर गवर्नमेंट भी सामने आती है कि कैसे विड्रॉ करा जाए ये सब चीज़ों को। उसके बाद ये जो बडोली इंक्वायरी कमेटी होती है ये रिकमेंड करती है 6.03% का ही राइज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके अंडर। उसके बाद अब हम चलते हैं द ऑल इंडिया किसान सभा, या फिर द ऑल इंडिया किसान कांग्रेस भी इसको बोला जाता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, यहाँ पे हैं हम, ठीक है। तो ये जो सभा थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कहाँ पे होती है, लखनऊ में। और टाइम पीरियड भी इसका आपको याद रखना 1936 में। और प्रेसिडेंट कौन था इसका, तो स्वामी सैजानंद सरस्वती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, सरस्वती, ठीक है। तो ये इसके प्रेसिडेंट थे। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे, NG रंगा। अगर कोई इससे आपसे रिलेटेड नाम पूछे तो आपको इन दोनों के नाम जो है वो याद होने चाहिए। तो ये जनरल सेक्रेटरी थे। और जो किसान मैनिफेस्टो था उन्होंने इशू किया एंड पीरियडिकली अंडर द इंदुलक याग्निक जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद AIKS मतलब ऑल इंडिया किसान सभा। और जो कांग्रेस थी इन्होंने काफ़ी सारे सेशंस भी किए। एक सेशन जो था फैज़पुर में भी इनका रखा गया 1936 में, जिसके अंदर ये सब कुछ मैनिफेस्टो जो है वो तैयार किया गया, ठीक है। और जो 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, किससे, ऑल इंडिया किसान सभा से। तो ऑल इंडिया किसान सभा, जब आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है कि लखनऊ में ये हुआ था, मतलब फाउंड किया गया था यहाँ पे, ठीक है। और टाइम पीरियड 1936 में। और प्रेसिडेंट जो इसके थे स्वामी सैजानंद सरस्वती जी थे। और जनरल सेक्रेटरी जी थे NG रंगा, ओके। एंड फैज़पुर 1936 में इनकी कांग्रेस सेशन जो है वो बिठाया जाता है, मैनिफेस्टो जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्री पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है जो है हमारा ये वाला। तो ये जो टाइम पीरियड है तो ये 1937
टू 39 का है। ये ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे पीजेंट मूवमेंट जो थे वो पीक पे चल रहे थे और कांग्रेस प्रोविंशियल रूल जो है उनकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। तो पीजेंट मूवमेंट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे इस टाइम पीरियड पे। और जो चीफ फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन था वो किसके थ्रू किया जा रहा था? किसान कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, किसान कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा प्लस मीटिंग्स के द्वारा। और ये जो है अपनी डिमांड्स को सामने रखते थे और फिर रेजोल्यूशंस को पास करवाया करते थे। मतलब ये सब कुछ किसके अंडर हो रहा था? कांग्रेस के अंडर, ठीक है। और जो कैंपेन्स चलाए जा रहे थे वो विलेजेस में चलाए जा रहे थे और साथ ही साथ में पीजेंट्स की जो है वो ओपिनियंस को भी साथ लेके जाया जा रहा था, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंडर आ जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं पीजेंट एक्टिविटी इन प्रोविंसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंट जो है हम जगह देखेंगे, ठीक है। जैसे केरला, बिहार, पंजाब, ऐसे इसमें क्या क्या चल रहा था तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से केरला में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था? ये मालाबार वाले रीजन की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो मोबिलाइज किया जा रहा था उनको बाय द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट्स। तो ये मोबिलाइज कर रहे थे पीजेंट्स को। और मैनी जो कृषक संगम थे जो कि पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको जो केरल वाले रीजन में उनको क्या बोला जाता है? तो ये भी आप याद रखेंगे, कृषक संगम्स, ठीक है। उसके बाद ये सामने आते हैं केरल में, ठीक है। और जो मोस्ट पॉपुलर मेथड जो वो सामने आता है वो था जत्थाज होते हैं ना, जैसे जत्स और पीजेंट्स ग्रुप जो कि लैंडलॉर्ड से सीधा डिमांड करते हैं कि हम ये चीज़ों की ये हमारी डिमांड है और हम जो है बिल्कुल भी आपके हाई रेंट्स को पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 सामने आता है जिससे फिर ये सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ये किसका हमने पढ़ा है? केरला में। दोबारा से पढ़ लेते हैं। मालाबार रीजन वाले रीजन की बात कर रहे थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविटीज़ जो है मोबिलाइज करती थी पीजेंट्स को और पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी स्थापित की गई और जिनको ये बोला जाता है, ठीक है। आप इसे लर्न कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में पीजेंट्स ग्रुप जो थे वो सामने आते हैं जिनको जट्स भी बोला जाता है। वो लैंडलॉर्ड से सीधे डिमांड करते थे कि हम ये हमारी डिमांड्स हैं, ठीक है। और ये सब कुछ जो था वो फिर बाद में जाके अमेंडमेंट भी होती है मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्रा की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो है हमारा इसमें जो है वो विटनेस करते हैं कि डिक्लाइन ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द ज़मींदार्स आफ्टर देयर डिफीट बाय द कांग्रेसमैन इन इलेक्शन। तो कांग्रेसमैन जो है वो ज़मींदार्स को हरा देते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ज़मींदार को कौन हरा देता है? कांग्रेसमैन। किसमें? इलेक्शंस के अंदर। तो इससे क्या होता है? ज़मींदार को अपनी जो रेपुटेशन है वो डिक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। तो एंटी ज़मींदार मूवमेंट्स भी चलाए जाते हैं, ठीक है। इससे भी ये सोचते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। और साथ ही साथ में मैनी प्रोविंशियल राइट्स भी जो है वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो प्रोविंशियल राइट्स भी जो है एसोसिएशन ये भी बनाई जाती हैं, ठीक है। और 1933 में जो है एन जी रंगा, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि जो कि जनरल सेक्रेटरी थे किसके? ऑल इंडिया किसान सभा के अंदर, ठीक है। वही वाले ये जो है इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट भी खोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया पीजेंट्स इंस्टीट्यूट। इसके अंदर जो कांग्रेस सोशलिस्ट होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं पीजेंट से रिलेटेड मतलब कुछ भी सेशंस वगैरह, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी सारे प्लेसेस पे समर स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिक्स भी जो है वो हेल्ड की जाती है। और इसमें काफ़ी सारे जो जैसे हो गए पीसी जोशी, अजय घोष, ये सब जो है वो पार्ट लेते हैं। और साथ ही साथ में आरडी भारद्वाज।
तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, आंध्र प्रदेश के में। दोबारा से पढ़ लेते हैं कि आंध्रा में क्या चल रहा था कि जो ज़मींदार थे उनकी जो पोजीशन है वो डिक्रीज़ हो रही थी, उनका प्रेस्टीज नहीं मिल रहा था। उनके कुछ कारण थे, एक तो कांग्रेस से वो हार गए थे इलेक्शंस के अंदर, दूसरी बात कि एंटी ज़मींदार मूवमेंट भी चलाए जा रहे थे और जो प्रोविंशियल रॉयट्स हो रहे थे इनके खिलाफ, ज़मींदार्स के खिलाफ, इसके कारण भी इनकी प्रेस्टीज में फ़र्क पड़ता है। 1933 में एन जी रंगा जो है इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट भी खोलते हैं और इसमें काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो भी भाग लेते हैं, जैसे आर डी भारद्वाज, पी सी जोशी एंड अजय घोष। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बिहार की बात कर लेते हैं, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इसमें जो सहजानंद सरस्वती, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि फाउंडर थे ऑल इंडिया किसान सभा या फिर कांग्रेस के, वो ज्वाइन कर लेते हैं कन्यानंद शर्मा को, और काफ़ी सारे इसमें और भी लीडर्स हैं। ठीक है, और कुछ के मैं आपको नाम लिख देती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे याद रखना है कि सहजानंद सरस्वती, मैं आप शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये बहुत बड़े बड़े से नाम है। ठीक है, ये ज्वाइन कर लेते हैं कन्यानंद शर्मा को। ठीक है, उसके बाद यदुनंदन शर्मा, उसके बाद राहुल संस्कृतन। ठीक है, उसके बाद पंचनन शर्मा। तो ये जो थे ये इन्होंने जो है काफ़ी योगदान दिखाया अपना पीजेंट एक्टिविटी में। ठीक है, 1935 में जो प्रोविंशियल किसान कांग्रेस जो है वो अडॉप्ट की जाती है एंटी ज़मींदारी मूवमेंट के लिए। ठीक है, और जो प्रोविंशियल किसान सभा थी वो एक चीज़ और भी अडॉप्ट करती है जो कि बैसाखट लैंड होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड टू द सभा। और ये जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता है 1939 में। तो हमने किसकी बात की, 1935 से ये स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये फिर जो है गवर्नमेंट से भी काफ़ी डिमांड करते हैं कि जो लैंड है वो ऐसे ही ना गवर्नमेंट जो है वो छीन ले, ये पीजेंट्स की लैंड है। तो ये मूवमेंट जो है फिर फाइनली 1939 में जाके डाई आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो ये एक अर्ली पीजेंट मोबिलाइजेशन जो मूवमेंट था ये उनमें से था, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है पंजाब नौजवान भारत सभा। ठीक है, और साथ ही साथ में कीर्ति किसान सभा या फिर पार्टी, और द कांग्रेस एंड द अकालीज। तो ये सारे जो हैं ये पीजेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना योगदान देते हैं उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए। और पंजाब किसान कमेटी जो है वो 1939 में बनाई जाती है। तो पंजाब किसान कमेटी ये याद रखेंगे, और इनका मेन टारगेट ये होता है कि लैंडलॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न पंजाब जो डोमिनेट कर रहे होते हैं उनको जो है समझाना कि पीजेंट्स की डिमांड को भी जो है वो फुलफ़िल करें। और जो इमीडिएट इश्यूज जो सामने आते हैं वो क्या क्या होते हैं कि रीसेटलमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू, रीसेटलमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू कहाँ पे, अमृतसर एंड लाहौर, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा होता है पानी का जो रेट होता है वो इंक्रीज़ कर देते हैं जो कैनाल्स होते हैं। आपको पता है कि नॉर्थ में जो है कैनाल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या करते थे, पानी जो कैनाल्स में से जाता था उसके रेट को इंक्रीज़ कर देते थे। तो ये उसके खिलाफ भी था कि इनको इंक्रीज़ मत किया जाए। और साथ ही साथ में जो पीजेंट्स थे वो स्ट्राइक करते थे इनके खिलाफ। और जो पीजेंट एक्टिविटी थी पंजाब के अंदर वो कंसंट्रेट थी 3-4 जगह थे, जैसे जुलंधर, मतलब जुलंधर तब बोला जाता था, अब तो जलंधर बोला जाता है, नाम चेंज हो गया उसका। ठीक है, अमृतसर, होशियारपुर, लायलपुर और शेखपुर। तो ये याद रखेंगे। एंड द मुस्लिम टीनेट्स जो थे एट द विल ऑफ द वेस्ट पंजाब, एंड हिंदू पीजेंट जो थे मतलब जो अब हरियाणा वाली साइड में है वो अनइफेक्टेड रहे। बाकी जो मेन एरियाज़ वाले थे ना, जो मैंने अभी बताया, जलंधर, अमृतसर, यहाँ वाले जो है पीजेंट जो है इनको ज़्यादा सामना करना पड़ा इस चीज़ का। ठीक है, और जो पीजेंट एक्टिविटी थी ना वो ऑर्गेनाइज और भी जगह पे करवाई जा रही थी, जैसे बंगाल वगैरह पे, असम, ओडिशा, उनके बारे में नहीं अब हम पढ़ेंगे। बस हमने किन किन के बारे में पढ़ा, केरल के बारे में, आंध्रा के बारे में, बिहार एंड पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में दोबारा देख लेते हैं। पंजाब नौजवान भारत सभा जो है वो भी उनकी मदद से, कीर्ति किसान पार्टी, कांग्रेस, अकाली की मदद से ये जो है मूवमेंट्स हैं
ये शुरू करवाए जाते हैं। और 1937 में जो है आपका पंजाब किसान कमेटी भी बनाई जाती है। रीसेटलमेंट ऑफ लैंड और रिवेन्यू जो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जो पानी का रेट है वो भी इंक्रीज़ कर देते हैं कैनाल्स के अंदर। और ये कुछ एरियाज़ होते हैं स्पेशली, जैसे अमृतसर, लाहौर हो गया, जलंधर हो गया, होशियारपुर, लाइलपुर, शेखपुर, इनमें जो है ये ज़्यादातर जो है होता है ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जो मुस्लिम्स होते हैं जो बिल्कुल वेस्ट पंजाब वाली साइड में और हरियाणा वाली साइड में जो हिंदूज़ होते हैं, जो आज के टाइम का हरियाणा है, पहले तो वो साउथ ईस्टर्न पंजाब था, ठीक है, वो ज़्यादातर उनको नहीं, वो अनइफेक्टेड ही रहते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे ये जो है पीजेंट्स एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो हमने देखा बंगाल के अंदर, असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर और सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर, और साथ ही साथ में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर भी ये सब भी चलता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारे यहाँ पे चैप्टर जो है, चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था उसका सब पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये 3 मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है 18 वो ख़त्म हो जाएगा स्पेक्ट्रम की बुक का, ठीक है। थैंक यू।